नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अधिसूचना भी जारी हो गई। अब गली चौराहे नुक्कड़ मोहल्ले में सभी जगह मुद्दों की बात हो रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पहले से कहीं जागरूक हो चुकी जनता अब मुद्दों पर चर्चा करती है और साथ में प्रत्याशियों की शक्ल और अक्ल दोनों पर गौर करती है। तौलने के बाद अब मतदान होता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, यदि वहां आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो सन 2000 जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब से लेकर अभी तक 2004, 2009, 2014, 2019 इन चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से कहीं आगे जाकर बढ़त हासिल की। शुरू के 3 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें मिली, लेकिन 2018 में विधानसभा में बुरी तरह पराजय होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मोदी लहर में 11 में से 9 सीटों में सफलता मिली। अब जब 2024 आ चुका है और एक बार फिर भाजपा को उम्मीद है कि मोदी मैजिक का जादू चलेगा। मोदी गारंटी के अलावा कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही 11 की 11 लोकसभा सीटों में कौन से स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी विमर्श होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम परवान चढ़ता गया, वहां शुरुआत कार्टून से होती है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के दिग्गज और पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिहादी गिरोह वाला एक पोस्टर जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि कांग्रेस ने भी ऐसे ही कई पोस्टर अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए जारी किए। ऐसे पोस्टर न केवल मजा लेने के लिए बल्कि चिंतन के लिए भी आवश्यक है, लेकिन गहराई समझना होगा वो कौन से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे हैं और ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिन वजहों से खासकर भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है और कांग्रेस इस वक्त 11 में से सिर्फ 6 ही प्रत्याशी मैदान में उतार सकी है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी मुद्दों से करूंगा, जिसमें सबसे पहले है मोदी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी रथ मैदान में उतारे हैं उसमें LED स्क्रीन से एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि मोदी गारंटी यानी काम पूरा होने की गारंटी। विधानसभा चुनाव में यही मोदी गारंटी ने कमाल कर दिखाया। अब जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी मोदी गारंटी की बात सामने आ रही है। इसी तरह CAA और धारा 370 का मुद्दा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रवादी छवि को प्रस्तुत करने जा रही है। आने वाले चुनाव में जनता को यह समझाने की कोशिश होगी कि किस तरह से CAA कानून लागू करने पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध रही, जबकि उनकी विपक्षी कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रही। न केवल CAA बल्कि धारा 370 जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था, एक देश एक निशान एक विधान, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कई लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल किया, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरा कर दिखाया। इसी तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता को भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जनता के सामने अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करने वाली है। इन सब के अलावा विकसित भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के भी जाने वाले हैं, जहां यह समझाने की कोशिश हो रही कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे लेकर कई दूरगामी सोच प्रस्तुत की गई है, जिसमें आत्मस्वावलंबन, स्वरोजगार और अधोसंरचना की ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारे आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक्सपर्ट और प्रवक्ता इन्हीं मुद्दों को लेकर जगह जगह सभाएं लेने वाले हैं। तमाम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात होगी। अब बात होती है कांग्रेस की। कांग्रेस जाति आधारित जनगणना के अलावा न्याय गारंटी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को रखने वाली है, जिसके माध्यम से जनता को यह समझाने की कोशिश होगी कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और आदिवासी समुदाय के लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए हमने 5 न्याय गारंटी की बात की है। वैसे मौजूदा हालात में मोदी गारंटी के आगे ये नया गारंटी थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पास जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे उसमें बेरोजगारी और महंगाई का एक पुराना मुद्दा है जिसे बार बार दोहराया जाता है। हालांकि जनता को इस मुद्दे से लगता है कि कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और मौजूदा समय में कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। वैसे कांग्रेस के पास फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड का एक और नया राष्ट्रीय मुद्दा हाथ लग गया है, जिसे लेकर कांग्रेस आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस को भी 1000 करोड़ से ज्यादा की चंदा या दान की राशि मिली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इससे कई गुना यानी 6-7 गुना से ज्यादा मिली है, जिसे जनता भी अच्छी तरह समझ रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी सरकार होती है, ज्यादा प्रदेशों में इसकी सरकार होती है, चंदा भी उसे ही ज्यादा मिलेगा। वो अलग बात है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के लोग नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं कि चंदा
सौदा कहां से मिला, सुप्रीम कोर्ट का दबाव हालांकि एसबीआई पर है। फिलहाल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में जातिगत आधारित जनगणना का भी मुद्दा उठाने जा रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी के अलावा किसानों के मुद्दे, एमएसपी का मुद्दा, ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जनता से सीधे जुड़ा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की पुरानी घोषणा और पुराने व्यवहार को देखते हुए लगता नहीं है कि ऐसे मुद्दों का ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं। जनता की नब्ज आसानी से समझी जा सकती है। ये तो बात हुई लोकसभा के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात। अब छत्तीसगढ़ के जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उनकी बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर शुरू से हमलावर है। भ्रष्टाचार और घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा है। जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय जिस तरह के घोटाले, घपले और भ्रष्टाचार किया गया, उसके दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को भारतीय जनता पार्टी उजागर करने के मकसद से इन्हीं मुद्दों को लोकसभा चुनाव में स्थानीय स्तर पर भी जोर शोर से उठाने की तैयारी कर चुकी है। युवाओं को साधने के लिए पीएससी मेरिट सूची के घोटाले को भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत करने वाली है, जहां यह समझाने की कोशिश होगी कि किस तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के नेताओं, अधिकारियों और यहां तक मंत्रियों ने अपने नाते, रिश्तेदार, बेटा बेटी को ही डिप्टी कलेक्टर और उच्च पदों में बिठाने के लिए खुली बेईमानी की, खुलकर भ्रष्टाचार किया। ऐसे मुद्दों से जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ का युवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होगा। इन घोटालों के मुद्दों के अलावा पूर्ववर्ती राज्य की कांग्रेस सरकार में बढ़ते नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी के 8 नेताओं के एक कर हत्या के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर उठाने वाली और समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से नक्सलवाद से कांग्रेस का पुराना संबंध रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी पार्टियों का जिस तरह से इंडिया लाइन के साथ गठबंधन है और कांग्रेस वहां एक प्रमुख सदस्य पार्टी के रूप में शामिल है, इसलिए यह कनेक्शन साबित करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि किस तरह से वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस में एकजुटता है और नक्सलवाद को किस तरह से वामपंथ का खुला समर्थन मिलता रहा है। नक्सलवाद के अलावा धर्मांतरण और मतांतरण भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस ने किस तरह से खुलकर ईसाई मतांतरण और धर्मांतरण का साथ दिया, मिशनरियों का साथ दिया, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें वो सोनिया गांधी के चरणों में बैठे दिखाई दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाएगी तो वो जमकर धर्मांतरण करवाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का ऐसा तगड़ा प्रहार बताता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ स्तर के, राज्य स्तर के मुद्दे भाजपा कैसे उठाने वाली है। अब बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस राज्य स्तर के मुद्दों को उठाने जा रही है लोकसभा के चुनाव में, जो तैयारी कर चुकी है। वैसे कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत सीमित मुद्दे हैं राज्य स्तर के, फिर भी गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी का बंद होना और राजीव मितान क्लब का बंद होना जैसे स्थानीय मुद्दे होंगे, जिसे समझाने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने बंद कर दिया, तो इसे लेकर किस तरह से उनका अहित हो रहा है। इन मुद्दों के अलावा कांग्रेस खुद को धान किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। मौजूदा विष्णुदेव सरकार ने जो धान के अंतर की राशि दे दी है, इस तरह से 31 रुपए क्विंटल जो भाजपा ने मूल्य दिया है, उसके लिए कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि हमने 2500 रुपए क्विंटल धान का मुद्दा उठाया था और हमने उस समय पैसे दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने भी दबाव में आकर जो 3100 रुपए दिए हैं वो अभी कांग्रेस के कारण ही दिए हैं। यानी राजनीति में श्रेय लेने का मौका कोई नहीं छोड़ता। किसानों के अलावा आम जनमानस में ये समझाने की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उसे पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा राम वनगमन पथ के मुद्दे को भी कांग्रेस उठा सकती है, जहां समझाने की कोशिश होगी कि वही असली राम भक्त है। वो अलग बात है कि 22 जनवरी को जब पूरा देश राममय था, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने वहां जाने से इंकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की कहीं ना कहीं राम विरोधी छवि बनी, जिसे धोने की कोशिश इस लोकसभा चुनाव में खासकर छत्तीसगढ़ में होगी, जहां बताने की कोशिश होगी कि उन्होंने राम वनगमन पथ निर्माण करवाने की शुरुआत की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें भ्रष्टाचार वाला एंगल खोज लिया है और समझाने की कोशिश की गई है कि प्रभु श्री राम के नाम पर भी पूर्ववर्ती प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया था। तो ये बात हुई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों की। अब मैं बात एक एक लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों की करूंगा, जिसे सिलसिलेवार ढंग से आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस बार मुद्दे हावी होने वाले हैं।
सबसे पहले बात रायपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो मोदी सरकार है उनके द्वारा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किया गया है, जबकि रायपुर में कांग्रेस शासित नगर निगम की सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। जबकि कांग्रेस के पास रायपुर के लिए मुद्दे होंगे कि नई सरकार आने के बाद पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया, आत्मानंद स्कूल सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनों का आवागमन भी बुरी तरह से बाधित हुआ है। इसी तरह बात दुर्ग की होगी तो स्थानीय मुद्दे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहाँ किस तरह से पिछली सरकार के सीएम का गृह जिला होने के बावजूद यहाँ विकास बुरी तरह प्रभावित रहा। कई तरह के घोटाले में संलिप्त होने वाली पूर्ववर्ती सरकार ने महादेव सट्टा ऐप को दुर्ग लोकसभा से ही संचालित करवाया, जिसका असर समूचे छत्तीसगढ़ और देश में देखने को मिला। जबकि कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए महादेव बुक सट्टा ऐप वाले मामले में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। इसी तरह मातारी वंदन योजना की खामियां गिनाकर कांग्रेस यह समझाने की कोशिश करेगी कि महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसी तरह बात यदि राजनांदगांव के स्थानीय मुद्दों की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का पोस्टर पहले ही जारी किया, वह समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण वाली कांग्रेस की सरकार ने जिहादी गिरोह का समर्थन किया। राजनांदगांव के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा यदि कांग्रेस राजनांदगांव के लिए स्थानीय मुद्दों की बात करेगी तो यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि यहां से लगातार 3 बार डॉक्टर रमन सिंह निर्वाचित होते रहे विधायक के रूप में, बावजूद इसके राजनांदगांव का समुचित विकास नहीं हुआ। वो यहां से 15 साल के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होते रहे। इसी तरह मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की कमी का मुद्दा भी कांग्रेस उठा सकती है लोकसभा चुनाव के दौरान। बात यदि सरगुजा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गुटबाजी के अलावा क्षेत्र की बुनियादी विकास के अभाव और स्वास्थ्य के मसले को उठा सकती है। जबकि कांग्रेस की ओर से हसदेव अरण्य में खनन के मुद्दे के अलावा रेल लाइन का विस्तार नहीं होने का मुद्दा उठाने जा रही है। बात यदि कोरबा की होगी, जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे उम्मीदवार हैं, वो पहले ही प्रदूषण के मुद्दे को उठा रही हैं। इसके अलावा मौजूदा कांग्रेस की सांसद की निष्क्रियता का मुद्दा भी उठाया गया है, इसे लेकर भी पोस्टर जारी किया गया है। कांग्रेस ने भी एक अलग से पोस्टर जारी कर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कोल ट्रांसपोर्ट से रेलवे की कमाई को लेकर कोरबा के हितों की अनदेखी करना और रेल की सुविधा नहीं मिलने जैसे मुद्दे को उठाने की तैयारी कर चुकी है। बिलासपुर लोकसभा की बात की जाए तो बिलासपुर में एयरपोर्ट की उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस इसके उलट रेल के अनियमित परिचालन के अलावा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले जोन होने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाने जा रही है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की गुटबाजी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार की है। जबकि कांग्रेस ने महासमुंद के लिए 15 साल तक भाजपा के सांसद होने के बावजूद विकास नहीं होने को एक मुद्दा बनाया है। सरायपाली में रेल लाइन का एक मुद्दा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों के अलावा अब बचे हुए जो 4 लोकसभा क्षेत्र, उसमें बात यदि रायगढ़ लोकसभा की जाए तो भाजपा के द्वारा पिछली सरकार के दौरान बुनियादी विकास रायगढ़ का नहीं किया गया। इस मुद्दे को लोकसभा में मजबूती से रखा जा सकता है। जबकि कांग्रेस की ओर से यह बात रखी जा रही है कि उद्योग नगरी होने के बावजूद रायगढ़ का समुचित विकास नहीं हुआ। जांजगीर लोकसभा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठाने जा रही है, जहां से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर जातिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि कांग्रेस के पास बेरोजगारी जैसा एक पुराना मुद्दा है और इसके अलावा पूर्व सांसद चूंकि भाजपा के थे तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस आरोप लगाने के लिए उनके निष्क्रियता का मुद्दा उठा सकती है। अब कांकेर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां भोजराज नाग जैसे एक बड़े हिंदूवादी चेहरे को मैदान में उतारा। पुराने विधायक रहे हैं, वे धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार काम करते रहे हैं, तो यहाँ नक्सलवाद के अलावा धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। जबकि कांग्रेस रायपुर धमतरी रेल लाइन के विस्तार को कांकेर तक करने की बात कर रही है। इसके अलावा
अलावा सिंचाई और बांध के विषय को भी लोकसभा में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बात यदि बस्तर की जाए तो स्वाभाविक रूप से बस्तर का नाम आते ही पहले ही नक्सलवाद की बात आती है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 8 नेताओं की एक कर हत्या कर दी गई है। ये लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बड़े पैमाने पर हुए बस्तर में धर्मांतरण और मतांतरण को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान उठा सकती है, जबकि कांग्रेस की ओर से राव घाट परियोजना में रेल विस्तार में खामियों के अलावा बस्तर से दिल्ली विशाखापट्टनम एयर कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे को उठा सकती है। ये तो बात हुई राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए जिससे देश समाज का भला हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपनी न्याय यात्रा में निकले राहुल गांधी जब पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं तो लगता है कि देश में और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ऐसे ही मुद्दा विहीन बातों से जनता कहीं ना कहीं विचलित होती है और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं से भी कहीं ना कहीं घृणा के भाव पैदा होते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में आने से बचते रहते हैं, जबकि होना चाहिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोग राजनीति में काबिज हो जाएंगे, राजनीति को इतना बदनाम करेंगे कि अच्छे लोग राजनीति में आ ही ना सकें। जबकि हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।